नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने संविधान की श्रृंखला में लेकर के आए हैं नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो इसके बारे में बात करेंगे। संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या कार्यप्रणाली होती है सरकार की, संवैधानिक प्रमुख की, और किस प्रकार से संसदीय व्यवस्था को चलाया जाता है, भारत की संसदीय व्यवस्था को। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में जो शासन प्रशासन होता है वो केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, और वहीं राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें अपना अपना शासन प्रशासन चलाती हैं। इनको विधानमंडल के द्वारा कानून, विधानमंडल में कानून बनते हैं, वहीं संसद में कानून जो बनते हैं उनको सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब पूरा प्रशासन, पूरा प्रशासनिक तंत्र होता है, जिसके माध्यम से हमारे कानून बनाए जाते हैं और देश का संचालन किया जाता है। तो हम क्या जानेंगे आज? हम यह जानेंगे कि भारत की जो संघीय प्रणाली है, जिसमें हम अनुच्छेद 51 तक पढ़ चुके थे, नीति निर्देशक तत्वों तक, तो उसके बाद अब अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक हम पढ़ेंगे केंद्र की जो संघ की कार्यपालिका है उसके बारे में, जिसके अंतर्गत आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, वहीं अटॉर्नी जनरल और कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या शक्तियाँ होती हैं उसकी, कहाँ से, किस तरह से पद भारत में आया, और ये सारी चीज़ें हम एक एक करके जानेंगे। तो हम देखते हैं कि यह क्या है, संघ की कार्यपालिका। हम बात करने जा रहे हैं आज संघ की कार्यपालिका के बारे में। क्या होती है संघ की कार्यपालिका, कैसे यह काम करती है, कैसे इसके विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कैसे उनका निर्वाचन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो यह हमारे संविधान के, चूंकि मैं अनुच्छेदवादी इन चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अनुच्छेद अलग से न याद करने पड़े, इसलिए यह भारत के संविधान, भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका जिक्र किया गया है, इसका वर्णन किया गया है, और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच हम क्या पढ़ते हैं, संघ की कार्यपालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम हिंट्स दे देंगे कि क्या होती है संसदीय प्रक्रिया और राष्ट्रपति का उसमें महत्व क्या होता है। राष्ट्रपति का पद आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। ब्रिटेन सरकार यहाँ का शासन नियंत्रित करती थी, नियमित करती थी। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था आई कैसे, और संसदीय व्यवस्था होती क्या है, तो पहले आप जान लीजिए कि ये आई कैसे। संसदीय व्यवस्था आई, ये दी गई है ब्रिटेन से। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो चूंकि यह व्यवस्था भारत पर लागू हो रही थी, चल रही थी, यहाँ पर ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहा था, और ब्रिटेन में चूंकि संसदीय व्यवस्था का प्रावधान था जो कि पिछले कई वर्षों से है, और उस व्यवस्था के जब इतने सालों तक, 200-250 सालों तक उसने भारत पर इस तरह से शासन किया, तो उस व्यवस्था के हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्यसित हो गए, थोड़ा आदी हो गए उस चीज़ के, उस सांचे में ढल गए, और वो व्यवस्था में कुछ ठीक भी लगने लगी, और काफ़ी हद तक जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार होती थी। क्यों? क्योंकि ये लोग चुन कर आते थे जनता द्वारा, यानी जनता के प्रतिनिधि होते थे, और जनता 5 साल के बाद, जो भी एक समय टाइम ड्यूरेशन होता है प्रतिनिधि को वापस बुलाने का, तो 5 साल माना जाता है, भारत में 5 साल होता है। तो 5 साल के बाद 5 साल तक ये संसदीय व्यवस्था के तहत, यानी जो विधायिका होगी और ये जो कार्यपालिका होगी, ये जान लीजिए कि ये इसके प्रति जिम्मेदार होगी, उत्तरदायी होगी, जो भी करेगी इसके प्रति उत्तरदायी होगी कार्यपालिका सामूहिक रूप से। कार्यपालिका मीन्स अब क्या समझ रहे हैं, कार्यपालिका का मतलब है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, जो भी मंत्रिपरिषद, जो भी मंत्री है, प्रधानमंत्री सहित, वो इसके प्रति जिम्मेदार होंगे, विधायिका के प्रति।
और संसदीय व्यवस्था का यही एक खास इसकी बात है, यही एक खास इसकी विशेषता है कि जो भी कार्यपालिका होगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। और यह कार्यपालिका इसी से निकलकर आती है, यानी कि जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे, जो भी कार्यपालिका के मेंबर होंगे, वो इसी विधायिका के सदस्य होंगे। अब विधायिका क्या होती है? विधायिका होती है, भारत में विधायिका के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, और इसी अनुसार हम इसी क्रम में जो पहला होता है उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति। दूसरा लोकसभा, लोकसभा मतलब निम्न सदन। राज्यसभा, इसके बारे में भी हम अलग से विस्तार में इसका वर्णन, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये उच्च सदन होता है। उच्च सदन क्यों होता है, निम्न सदन क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो लोकसभा, यहाँ पर जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं वो सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से लोगों के बीच से चुनकर आते हैं, और इसीलिए इसको लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो चूंकि चुन के आते हैं तो इसलिए जनता का शासन माना जाता है लोकतंत्र को। और राज्यसभा उच्च सदन होता है, यानी कि जो समाज के, जो देश के, जो राज्यों के जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ साहित्य से, शिक्षा के जो विद्वान लोग होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनको यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इनको भेजा जाता है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति क्या होता है और यह संसद का सदस्य कैसे है? संसद का सदस्य नहीं है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही मेंबर नहीं होता है, लेकिन इन दोनों जगहों पर कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी कानून जब बनता है, पास होता है, वोटिंग होती है, मतदान होता है, सारी चीजें होती हैं, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे तब तक वह विधिवत कानून नहीं बन सकता, यानी उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यह संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एक अभिन्न हिस्सा होता है, और बिना इसके संसद अधूरी है। लेकिन फिर भी यह संसद में, इसमें से किसी भी संसद नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में किसी का भी सदस्य नहीं होता है, एकदम क्लियर चीज। संसद अगर कोई पूछे, मान लिया कहीं सवाल आता है संसद में क्या क्या शामिल है, तो ये तीनों ही चीज शामिल है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की विस्तार से। राष्ट्रपति की बात कहाँ की गई है, कैसे की गई है, वो सारी चीजें। ब्रिटेन, आप जानते हैं कि ब्रिटेन का जो राजा होता है, जो सम्राट होता है, चाहे राजा हो चाहे रानी हो, कोई भी हो, उस भारत में भी राष्ट्रपति की जो संवैधानिक व्यवस्था है ठीक उसी प्रकार है, सिवाय कुछ प्रमुख बिंदुओं के, कुछ एक अधिकारों को लेकर के हो, चाहे वो भिन्नता या कुछ अन्य चीजें, वो सब हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। अब एक चीज और जान लीजिए, भारत में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब जो थोड़ा सा ब्रिटेन से इसकी चर्चा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिश का काफ़ी दिनों तक शासन रहा है और काफ़ी सारी समानताएं हैं, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं वहाँ से 1935 के शासन अधिनियम से ली गई हैं भारत में। इसलिए ये चर्चा काफ़ी जरूरी है और काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो ब्रिटेन का सम्राट होता है, इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, बाद में अलग से भी भिन्नता इसकी बताएंगे।
ब्रिटेन का सम्राट जो होता है और ये जो भारत का राष्ट्रपति होता है। जो मुख्य डिफरेंस क्या होता है, बाकी चीजें काफी चीजें समान है, जैसे संवैधानिक प्रमुख ये भी है, संवैधानिक प्रमुख ये भी है, संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, और इसको भारत का प्रथम नागरिक कह सकते हैं, संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं, राष्ट्र प्रमुख कह सकते हैं, राष्ट्र प्रमुख कह सकते हैं, मतलब राष्ट्र प्रमुख होता है भारत का, यह पहला नागरिक माना जाता है, और संवैधानिक रूप से यह सबसे ऊपर माना जाता है। किसी भी पद में सबसे बड़ा भारत में कोई भी अगर पद है तो वो राष्ट्रपति का पद माना जाता है, और यह अगर संसदीय व्यवस्था में देखा जाए तो वह यह एक औपचारिक पद माना जाता है, औपचारिक पद माना जाता है, यानी कि जो मुख्य शक्ति होती है वह उसका प्रयोग या अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूपों में करता है, और मंत्रिपरिषद की सहायता अनुसार यह कार्य करता है, जिसकी व्यवस्था हम देखते हैं कि 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो किया गया, इसकी जो व्यवस्था की गई बाद में आगे चल करके। और ब्रिटेन के सम्राट के बारे में बात करें, यह इसका निर्वाचन संवैधानिक प्रमुख यह भी होता है, यह भी ब्रिटेन में संवैधानिक प्रमुख होता है, यह भी पूरी संसदीय व्यवस्था का हेड होता है, और यह भी जो है कई अधिवेशन भी बुलाता है। यही भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में भी है। जो मुख्य अंतर है वो देख लें, जैसे लोकतंत्र यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर गणतंत्र की व्यवस्था नहीं है। यानी ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र व्यवस्था नहीं। गणतंत्र का मतलब जो राष्ट्र प्रमुख होगा वह चुना जाएगा। गणतांत्रिक व्यवस्था में क्या होगा, जो राष्ट्र प्रमुख होगा, जो संवैधानिक प्रमुख होगा, वो चुना जाएगा। तो भारत में आप क्या देखते हैं, क्योंकि भारत के प्रस्तावना को हम लोगों ने विस्तृत एकदम व्याख्या की थी, उसको विस्तार में चर्चा की थी, तो हमने यह जाना था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी गणतांत्रिक व्यवस्था है, और यहाँ पर निर्वाचन होता है, राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन होता है, भले ही वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है लेकिन निर्वाचित होता है, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं। बाकी इसके दोनों के बीच, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट के बीच शक्तियों को लेकर के कुछ मतभेद हैं, कुछ भिन्नताएं हैं, उसको हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, इतना जाना हमने कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 53 में आप जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की गई है, और वह शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी जो कार्यपालिका का हेड होगा, जहां पर सारे कार्यकारी कार्य किए जाएंगे, देश को शासन संचालन संबंधी कार्य किए जाएंगे, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, भले ही वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल यानी मंत्रियों के द्वारा किए जाएं, लेकिन अंतिम जो उसकी स्वीकृति होगी वो राष्ट्रपति देगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो व्यवस्था है, वही निर्वाचन मंडल क्या होता है, इसके निर्वाचन मंडल की बात की है। यानी कि भारत की राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, और उस मंडल में कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में अनुच्छेद 54 में बात की गई है। अब हम देखते हैं कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, और फिर देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। एक काफी जटिल प्रक्रिया होती है दोस्तों, और आम जनता के समझ से कुछ परे होती है, और चूंकि आम जनता इसमें सीधे सीधे भाग भी नहीं लेती, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर होता है कि जाने कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, क्या होता है, बट चूंकि जटिल प्रक्रिया है तो आम लोगों की समझ से थोड़ा परे होती है, लोग कम जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करने वाले हैं।
हाँ, तो देखते हैं कि इसका निर्वाचक मंडल जो होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जाहिर सी बात है कि संसद के सदस्य हिस्सा लेंगे, और चूंकि भारत एक संघीय ढांचे में बना हुआ है, संघवाद है, संघवाद से प्रेरित है भारत, भारतीय व्यवस्था जो है फेडरलिज्म के सिस्टम पे काम करती है, यानी भारत शुरुआत में ही बताया गया है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। यह क्या है, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है। अमेरिका जैसे अमेरिका में व्यवस्था की गई है, उस प्रकार से भारत में संघ की बात नहीं की गई है, बल्कि भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रेरित है, यानी कि कनाडा के संविधान से इसके संघ की बात की गई है, यानी एक मजबूत केंद्र के साथ राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था या कह सकते हैं संघीय एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का मतलब यहाँ फेडरलिज्म सिस्टम तो है, लेकिन समय समय पर आने पर, जैसे हम देखते हैं आपातकालीन स्थिति में वह एकल स्थिति धारण कर लेता है। भारत की जो विधायिका संबंधी जो सिचुएशन है, जो कार्यपालिका संबंधी अधिकार है, वो समस्त अधिकार केंद्र के पास चले जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं, और पूरे राष्ट्र के लिए कोई भी कानून अगर बनाएगा, अगर भारत आपात की स्थिति में है तो वह केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे भारत के लिए एक साथ कानून बनाएगी और सभी राज्यों पर उसको लागू करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर निर्वाचक मंडल के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। इसमें कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दोस्तों हम जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और वो सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इसके चुनाव में हिस्सा लेंगे। वहीं अब हम देखते हैं जो तीसरा, और यह क्यों है, क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था है। राज्यों के विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के जो भी अलग अलग राज्य, जैसे आज की डेट में हम जानते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी टोटल कितने आपके पास लगभग 36 राज्य हैं। लेकिन इसमें जो खास व्यवस्था की गई है वो क्या कहा गया है कि विधानमंडल, यानी कि जिन जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं, सिर्फ उन्हीं सदस्यों को, उन्हीं विधायकों को, उन्हीं सदस्यों को यहाँ पर वोट डालने का अधिकार है। तो हम जानते हैं कि दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, जो पुडुचेरी, यह यूनियन टेरिटरी है, और एक जो नया बना है यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आप जानते हैं कि लद्दाख में आपकी विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई, लद्दाख में विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में अभी जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद से 2019 में इसका पुनर्गठन हुआ अक्टूबर में, तो उसके बाद से इसमें अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर कोई विधायक है नहीं,
तो हम देखते हैं कि हमारे 28 राज्य और ये अभी तक इसमें शामिल हैं, और इसके बाद यहाँ पर चुनाव होने के बाद ये भी शामिल हो जाएंगे, यानी कि 28 और 3 31 राज्यों की विधानसभाएं इसमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगी। ठीक है। अब जो मुख्य बात है वो जानने लायक वो क्या है कि इन सभी सदस्यों, जो भी ये लोकसभा के सदस्य हैं, जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं और जो भी विधानमंडल के सदस्य हैं, ये डायरेक्ट अपना मत नहीं देते, यानी कि इनके मत की गणना के लिए एक मत मूल्य निकाला जाता है, और उसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर कैसे इसका चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे एक से अधिक व्यक्ति जब राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है तो उसको किस तरह से ये लोग वोट देते हैं, उस चीज के बारे में पूरी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो इनके यानी इन सदस्यों का कुछ मत मूल्य होता है और उस आधार पर यह चुनाव में हिस्सा लेते हैं। पहले बात करते हैं कि इनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो जो भी सदस्य हैं, चाहे वह संसद के सदस्य हों, यानी संसद के सदस्यों का अलग मत मूल्य होगा, और विधानमंडलों के जो सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, उनका मत मूल्य अलग होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे विधानमंडल के सदस्यों का, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। और एक जो जरूरी बात वो क्या है, वो यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं डायरेक्ट। कैसे होता है चुनाव? पहली चीज अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं गुप्त मतदान। यानी किसी को नहीं पता होता है कि कौन किसको वोट दे रहा है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत का प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति एक वोट देगा, और जितने भी एक व्यक्ति एक सदस्य, यानी उसके मत का मूल्य चाहे कोई भी हो, लेकिन वह जब मत देगा तो मान लिया कि राष्ट्रपति चुनाव में 4 सदस्य शामिल हैं, तो वो एक ही मत से अपने चारों लोगों को वोट देगा। मान लिया कोई ए है, बी है, सी है, डी है, तो अगर इसको वोट देगा तो वरीयता के क्रम में एक वरीयता क्रम होगा, और उसी से मान लिया बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो किसी को एक दे दिया, एक नंबर दे दिया गया, इसमें से ABCD में से किसी को 2 नंबर दे दिया गया, किसी को 3 नंबर दिया और किसी को 4 नंबर, यानी कि 4 वोट उसको एक ही मत पत्र द्वारा 4 वोट देनी है, और वह चारों को वोट एक ही बैलेट पेपर से दे देगा। वहीं दूसरा कोई सदस्य आएगा, चाहे वह संसद का हो, चाहे वह विधानमंडल का, वह इसी तरह वह भी किसी को, मान लिया ए से अगर स्टार्ट करता है, ABCD से, किसी को 2 नंबर दे दिया, किसी को 1 दे दिया गया, किसी को 4, किसी को 3 दे दिया। इस तरह से वो अपना मत देगा। ये रही इसकी व्यवस्था। इस तरह से वो अलग अलग अनुपात में, और संक्रमणीय मत पद्धति, संक्रमण मतलब हस्तांतरित जो व्यवस्था होती है। ठीक है, इस तरह से हम जानते हैं कि यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से सदस्य अपना मत देते हैं। अब यहाँ पर क्या जरूरी है, जैसे हम देखते हैं कि जो आम चुनाव होते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष हिस्सा लेती है किसी भी चुनाव में, किसी भी आम चुनाव में, तो यहाँ पर चूंकि पब्लिक सीधे चुनाव नहीं करती प्रतिनिधियों का, क्योंकि इन प्रतिनिधियों का चुनाव तो पब्लिक करती है लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती, तो यहाँ पर राष्ट्रपति, किसी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के जीतने के लिए आधे
से अधिक वोटों की जरूरत होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जीतना है तो और टोटल वोट 1000 हो तो जीतने के लिए किसी को कितनी वोट चाहिए? 500 प्लस 1। जब तक आपके पास यह आंकड़ा नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, चाहे 4 खड़े हों, चाहे 2 खड़े हों, चाहे 6 खड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये चीज हमने जानी। अब हम देखेंगे कि जो विधायक हैं, जो विधानमंडल के सदस्य हैं, उनके मतों का मूल्य हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सीधे सीधे जानते हैं कि विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस राज्य की, उस पर्टिकुलर राज्य की जनसंख्या कितनी है बटे उस राज्य के जो विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, जो निर्वाचित विधायक हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं विधायक के मत का मूल्य। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लिया 1 करोड़ है, मान लिया 1 करोड़ है अगर किसी राज्य की जनसंख्या, और वहां पर हम देखते हैं कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या मान लिया 100 है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना बचा? मत का मूल्य 100, यानी कि उस राज्य में यदि 1 करोड़ की जनसंख्या है, 100 निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि कुछ मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं या नहीं भी हुए। अगर एक भी मनोनीत सदस्य नहीं है तो अगर 100 सदस्य निर्वाचित होते हैं तो इस फार्मूले से आप देखते हैं किसी एक विधायक के मत का मूल्य कितना निकल के आया? 100। इसके बाद अब हम देखते हैं कि संसद के सदस्य का मत मूल्य कितना होगा। संसद के सदस्यों का मत मूल्य किस तरह निकाला जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं। अब किसी संसद के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकलेगा? सभी राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलए के कुल मूल्य, एमपी का मत मूल्य सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य प्लस, अब यहां पर संसद के जो सदस्य होंगे, जो भी संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी ये वो सदस्य होंगे, चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, चाहे लोकसभा के सदस्य हों। आप जानते हैं कि दोनों ही सदस्यों की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब इनसे हम निकाल लेंगे कि इनका मत मूल्य कितना होता है। ठीक है, यहां से हम इसकी गणना कर लेते हैं। एमपी के मत का मूल्य इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे आगे, सीधे राष्ट्रपति के निर्वाचन पर चलते हैं, और निर्वाचक मंडल में क्या कौन कौन शामिल होता है इसकी बात हम पूरी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका निर्वाचन कैसे होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू जरूरी था, बाकी इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है।
हालांकि अब तक मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो मान लिया। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है वो हम देखते हैं। मान लिया कि दो व्यक्ति खड़े हैं, ए और बी। ए और बी खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वोट देगा, ए को देगा, बी को देगा, दोनों को वोट देगा। अगर प्रथम वरीयता में इसको 50+ वोट मिल जाते हैं, प्रथम वरीयता में ए को 50+ वोट मिल जाते हैं, तो यह भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। वहीं अगर प्रथम वरीयता में बी को 50% प्लस एक अगर अतिरिक्त वोट मिल जाता है तो उसका निर्वाचन कोटा पूरा हो जाता है और यह भारत का राष्ट्रपति बनता है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे इतने बड़े देश में केवल 2 ही व्यक्ति खड़े, 3 खड़े हो सकते हैं, 4 खड़े हो सकते हैं। 4 मान करके हम इसकी गणना करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि कैसे निर्वाचन प्रक्रिया होती है। मान लिया ए, बी, सी और डी 4 लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं। और हम इसके साथ ही साथ ये भी देखते हैं इसके बाद कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे वह, जो एकदम आम बात है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरी चीज कि वह कम से कम लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। बाकी चीजें कॉमन है, नॉर्मल सी बात है कि आदमी ठीक ठाक उसकी बुद्धि वाला होना चाहिए, यानी कि पढ़ने लिखने संबंधी कोई योग्यता, विशेष योग्यता नहीं दी गई है इसकी। कोई भी आम व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य माना जाएगा। बस वह चित्त बुद्धि से जो है मतलब पागल दिवालिया न हो, किसी प्रकार से करेक्टेड पर्सन न हो, कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो, इस तरह की चीज़ें कॉमन सी मानी जाती हैं। बाकी जो मुख्य विशेषता है, जो मुख्य योग्यता है, वो ये सब हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए, बी, सी, डी 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग इसमें खड़े हैं। तो अब जैसे संसद के निर्वाचित सदस्य और टोटल विधायक, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। मान लिया जैसे आज की डेट में 543 सदस्यों का चुनाव होता है लोकसभा में, वहीं 233 सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा से होता है। अब हम देखते हैं कि भारत में 28 राज्य प्लस 3 और विधानसभाएं हैं यूटीज में, तो वो सब मिला करके मान लिया कि लगभग कुछ भी आप मान लीजिए यहाँ पर 700 800 कुछ 700 मान लीजिए कि 700 विधायक और होंगे। तो इस तरह से टोटल जो भी विधायक आते हैं, जो भी सदस्य आते हैं इसके, तो ये सब मिल करके यहाँ पर इसमें मत अपने अपने मत मूल्य से, जैसे हमने निकाला किसी का 100 आता है, किसी का कुछ और आता है मत का मूल्य, तो इस तरह से अपने अपने मत मूल्य से अपनी वरीयता के हिसाब से मान लिया ए, बी, सी, डी इस तरह से ये खड़े हुए हैं। और किसी को पहली वरीयता 1 मिलती है, किसी को पहली वरीयता 3 मिलती है, किसी को पहली वरीयता 4 मिलती है, किसी को 2 मिलती है। तो यह हुई प्रथम चरण के निर्वाचन की प्रक्रिया। यानी कि अब इसमें अगर किसी को 50% प्लस एक अतिरिक्त वोट मिल जाता है तो पहले चरण की प्रक्रिया में ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, उसके कोटा प्राप्त कर ले अगर वो अनिवार्य, तो चुनाव संपन्न माना जाएगा। वहीं अगर पहले चरण में किसी को भी 50% वोट नहीं मिलता है तो दूसरे चरण का मतदान होगा और उसमें मान लिया कि जो सबसे कम वोट पाएगा, मान लिया सी, जिसमें सबसे ज्यादा वरीयता में इसके 4 आए नंबर, कोई भी सदस्य वोट दे और इसके क्रम में लास्ट में आए 4 नंबर पे इसका वरीयता क्रम आए, तो यानी कि इसके पास वोटों की संख्या सबसे कम होगी,
तो इसके वोटों की संख्या यानी कि 4 के बाद जिस भी व्यक्ति के दूसरा जो वरीयता वाला, इसमें से ए बी सी डी में से कोई, तो ए बी और डी में से कोई दूसरे वरीयता वाला होगा, उसको इसकी वोट हस्तांतरित कर दी जाएगी और फिर दूसरे चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण की गणना होगी और उस गणना में देखा जाएगा कि 50% प्लस वोट कौन लेकर आता है। ठीक है, इस तरह से प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जब तक 50% कोई एक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक यह मतगणना चलती रहेगी। ठीक है, और लास्ट में 50%, 50 प्लस 1%, यानी कि अगर ये टोटल 1000 बनता है, 1500 बनता है, कुछ भी बनता है, तो आपको 50% यानी 500 प्लस 1 वोट होना जरूरी है, तभी जाकर के इसका निर्वाचन कोटा संपन्न होता है। और फिर आप देख लीजिए कि मान लिया निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो गई, तो अब राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कैसे बनेगा। भारत के राष्ट्रपति की कुछ पद संबंधी, वेतन संबंधी ये सारी शर्तें होती हैं, तो इसको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ व्यवस्था। यह आप जानते हैं सीजेआई, जनरल स्थिति जो होती है, सामान्य स्थिति होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। वहीं अगर यह उस समय उपस्थित नहीं है तो इसी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा, वो इसके निर्वाचन में हिस्सा लेगा। ठीक है, क्लियर हुई चीजें, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, कुछ अन्य बातें करेंगे, जैसे इसके राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। अभी तक हमने बात की राष्ट्रपति कैसे बनता है, अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति के ऊपर एक ऐसा पद भारत में, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सिर्फ एक ऐसा पद है जिसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है और उसके बाद उसको हटाया जाता है जब कि वह संवैधानिक अतिक्रमण की स्थिति में आए, संवैधानिक अतिक्रमण की स्थिति पाई जाए उसके साथ, तभी ऐसा किया जा सकता है। और उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी बात करेंगे महाभियोग की। इसकी बात संविधान में आर्टिकल 61 में की गई है। इसकी बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 61 में। यानी आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर किस तरह से महाभियोग चलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति कैसे हट सकता है। मान लिया उसकी मृत्यु हो जाती है, वो पद त्याग कर देता है। ठीक है, पद त्याग करने की स्थिति में और मृत्यु होने की स्थिति में क्या होगा कि जो वर्तमान उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति होगा वह तत्काल इस पद को धारण कर लेगा और पद से संबंधित जो भी सेवा शर्तें होंगी, जो भी शपथ की व्यवस्था हो, वो सारी चीजों को फॉलो करते हुए वह राष्ट्रपति बन जाएगा। तीसरी प्रक्रिया महाभियोग की है। यही सारी स्थिति हो सकती हैं एक राष्ट्रपति के हटने की, या तो पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाए, जैसे कि हमारे तीसरे राष्ट्रपति। दूसरी चीज पद त्याग की सिचुएशन, यानी कि वो किसी कारणवश, स्वास्थ्य कारणवश, किसी अन्य कारणवश अपने पद का त्याग कर दे। और पद के त्याग जो इनका इस्तीफा होगा किसको संबोधित होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ये अपने पद का त्याग करेंगे। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। महाभियोग की स्थिति यानी आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर किस तरह से महाभियोग चलाया जाएगा, महाभियोग का प्रस्ताव कहां पर लाया जाएगा, ये सारी बातें हम करेंगे। यानी चूंकि यह संसद का अभिन्न हिस्सा होता है और भारत में संसदीय व्यवस्था है, साथ ही साथ संघीय, भारत राज्यों का संघ है, संघीय व्यवस्था को पालन करता है, इसलिए लोकसभा अथवा राज्यसभा
और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हम देखते हैं कि इसके निर्वाचन में जो हिस्सा होता है वो लोकसभा, आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन वहीं इसको हटाने से संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसमें विधानमंडलों को शामिल ही नहीं किया जाता। यानी कि ये कितनी विचित्र सी बात है, भारत में इसकी काफ़ी आलोचना भी की जा सकती है, की जाती है। और हम ये भी भारतीय जो भी हायरार्की होती है, इंडियन जो प्रशासनिक सेवा है, चाहे कोई भी कर्मचारी सेवा हो या कोई भी पदाधिकारी वाली सेवा हो, इसमें आप जब किसी पद से किसी व्यक्ति को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि उससे एक उच्चतम अधिकारी होता है जो उसको हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इसको हटाने की प्रक्रिया है इसमें और इसको कम, उससे कम शक्ति वाले एक संगठन की बात की जाती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। अब यह प्रस्ताव चूंकि लोकसभा में पास किया जा सकता है, प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, और अलग अलग दोनों जगह पर पहली चीज तो आप देखते हैं कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस पर कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा तभी उसको प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा, उस पर बहस होगी। और साथ ही साथ 14 दिन पूर्व उसको इसकी सूचना दी जाती है संसद में, लोकसभा चाहे राज्यसभा में। यह प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व उसको इसकी सूचना देनी होगी और उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कम से कम 1/4 यानी 25% लोगों के टोटल जो सदस्य संख्या होगी उस सदन की, उसके 25% सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अब यह प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों जगहों पर दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत होता है, इसकी चर्चा भी हम आगे चल करके करेंगे, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष प्लस राज्यों की विधानसभा के साथ, ये सारी चीजें बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो जब दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से जब यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है, यानी कि तत्काल राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चलती है। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, किन किन अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, कैसे बनता है, उसके निर्वाचन मंडल की व्यवस्था क्या है, कैसे उसका निर्वाचन होता है और कैसे उसको हटाया जाता है। इसके बाद अब हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी संघ कार्यपालिकाएं संबंधी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति होती हैं, कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जुडिशरी संबंधी कुछ शक्तियां होती हैं, और कौन कौन सी विधायिका शक्तियां, यानी इस तरह की जो भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।